हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी? आज हम उन्हीं मुद्दों की चर्चा करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शिक्षा की व्यवस्था ने कौन कौन से दौर को देखा, किस किस फेज से शिक्षा की ये व्यवस्था गुजरी है। तो शिक्षा की व्यवस्था को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि उस समय में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। जैसा कि हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टैब्लिश हो चुकी थी और 1605 में उसके एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जहांगीर के टाइम में कैप्टन हॉकिंस आए थे। तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सिस्टम को ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करने के बाद देखा कि यहाँ के जो व्यवस्था है वो बड़ी पुअर है। एक राजा दूसरे राजा के साम्राज्य को हथियाने की कोशिश करता है, लगातार साजिशें चलती रहती हैं। उस सिस्टम का उन्होंने फ़ायदा उठाया और इतिहास हमें बताता है कि 1757 का पलासी का युद्ध और उसके बाद जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके पश्चात धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। अब भारत की व्यवस्था को संभालने के लिए इन्होंने भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश की। वो 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? आप इमेज देख भी पा रहे हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर होते थे और इनके ऊपर होता था गवर्नर जनरल। जब धीरे धीरे इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि पूरा भारत हमारे कब्जे में आ चुका है और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए यहाँ के कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए, आप किसी ऐसे देश में बिज़नेस करना चाहते हैं जहाँ की आप संस्कृति से परिचित नहीं है, जहाँ की लैंग्वेज से परिचित नहीं है, तो बहुत सारे बैरियर आ सकते हैं। तो उस बैरियर को ही रिमूव करने के लिए इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का बीड़ा उठाया। अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको जिम्मेवारी सौंपी गई कि भाई वो अपनी रिपोर्ट तैयार करवाए, शिक्षा व्यवस्था को ऑब्जर्व करें अपने अपने एरिया की और गवर्नर जनरल को रिपोर्ट भेजे। तो बंगाल की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको ऑब्जर्व करने की जिम्मेवारी थी विलियम एडम के ऊपर, जो एक शिक्षाविद भी थे और मिशनरी भी थे, यानी कि अपने धर्म के प्रचारक भी थे। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट में उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 रिपोर्ट उन्होंने तैयार की जो अलग अलग टाइम पे पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के स्कूल्स हैं या वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो उनकी शैक्षिक व्यवस्था या उनके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी और ऑब्जर्वेशन की जो रिपोर्ट दी थी उन्होंने, उस अगर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि एडम ने क्या कहा कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी बंगाल की। उन्होंने कहा कि प्राय कोई स्कूल नहीं होते थे। ऐसे ही जो कुछ 10-20 बच्चे बैठ के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, चाहे वो दुकान है, कोई मंदिर है या छोटी छोटी सी पाठशालाएं, उन्हीं को कहा जाता था कि वो मंदिर में बैठे हुए हैं और एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा है और पढ़ाने में भी कोई सामान्य जानकारी उन्हें दी जा रही है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दें हम, ग्रामर का कुछ पोर्शन बता दिया, कुछ नॉर्मल मैथमेटिक्स की जानकारी दे दी, कुछ जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे जैसे खातों की व्यवस्था उनके बारे में डिस्कशन कर लिया। तो नॉर्मली उन्हें जानकारी दी जाती थी। कोई फिक्स्ड करिकुलम नहीं था, कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी, ना ही स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को फीस देते थे, कोई टाइम टेबल नहीं था, कहीं भी पढ़ा देते थे बच्चों को और उनके अकॉर्डिंग 10-20 बच्चे अपने घर के आसपास किसी भी जगह पे बैठ के पढ़ लेते थे। और जब फसल की कटाई होती थी तो वो पाठशालाएं बंद हो जाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत पुअर है। तो एडम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ कि भाई भारतीय शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुअर है। तो कंपनी को ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो सस्ते प्रशासनिक अधिकारी तैयार कर सके। यानी कि इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए अब हर बंदा इंग्लैंड से तो हायर नहीं किया जा सकता। तो कंपनी चाहती थी कि यहाँ से कुछ ऐसे बंदे हम तैयार करें जिनका जन्म तो भारत में हुआ हो लेकिन वो मन से इंग्लैंड के हों, यानी कि वो काम इंग्लैंड के लिए करें, जो उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके या उस चलाने में
हेल्प कर सकें। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम कुछ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट ओपन कर देते हैं और ताकि हम इस तरह के आदमियों को तैयार कर सकें, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था में हमारी हेल्प कर सके। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 बनारस और कलकत्ता में 2 जगह जो स्कूल्स हैं वो ओपन कर दिए। जैसे कलकत्ता में उन्होंने मदरसा ओपन कर दिया, मदरसा एस्टेब्लिश कर दिया, जिसको हम मुस्लिम्स के लिए, जिसमें क्या पढ़ाया जाता था, पर्शियन लॉ, अरेबिक लॉ और इस्लामिक लॉ। तो कलकत्ता में ये एस्टेब्लिश कर दिया और संस्कृत जो विश्वविद्यालय है वो बनारस में एस्टेब्लिश हो गया। अब जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एजुकेशन दी जाने लगी। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट आ चुकी थी, बाकी 2 जगह से रिपोर्ट आना बाकी था। अब बाकी जो 2 जगह से रिपोर्ट आई, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि हम जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है ना उसको टोटली इग्नोर करें और हम वेस्टर्न कल्चर को पढ़ाने की कोशिश करें, तभी ये हमारे काम में हेल्प कर सकते हैं। अगर हम इनका कल्चर पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए किसी भी फ़ायदे का नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम इंडियन कल्चर की बजाय वेस्टर्न कल्चर को इन्हें पढ़ाएं। प्रेसिडेंसी थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे चार्ल्स ग्रांट। अगर हम इतिहास उठा के देखें तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो चार्ल्स ग्रांट की ही देन माना जाता है। तो उन्होंने फैसला किया कि हम कंपनी जो है क्या करेगी, 1 लाख रुपए खर्च करेगी और वो 1 लाख रुपए खर्च होंगे वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर। और जैसा कि हमने बताया कि कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया था, एक पक्ष था जो भारतीय शिक्षा का समर्थक था कि भारतीयों को भारतीय की शिक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, और दूसरा पक्ष था जो कह रहा था कि हमें इनको वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और वो 1 लाख रुपया इसी वजह से अटक गया और 1835 तक वो 1 लाख रुपया कंपनी जो है वो खर्च नहीं कर सकी। यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट चार्ल्स ग्रांट की अध्यक्षता में पारित हुआ था वो फेल हो गया लगभग। अब ये एक्ट के फेल होने के क्या कारण थे, अगर हम इसके कारणों की चर्चा करें तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ना तो इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने ना यूँ जिक्र किया कि वो जो 1 लाख रुपए हमें खर्च करने हैं वो प्राइमरी लेवल पे करने हैं या हायर लेवल पे करने हैं। और ना इन्होंने जानकारी दी कि पर्टिकुलर, इन्होंने कोई आइडिया ही नहीं दिया कि बस एक ये कहा कि 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च होंगे। ना इन्होंने जानकारी दी कि हम कुछ लोगों को शिक्षित करें या सभी लोगों को शिक्षित करें, सभी के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी जाए। तो इस तरीके से अगर हम ऑब्ज़र्व करें, एक रिज़ल्ट निकाले, तो 1813 की पॉलिसी जो है वो बन के भी फेल हो गई। आगे अब हम बढ़ते हैं 1835 का एक्ट। जैसा कि हमने बताया कि 1823 तक ये झगड़ा चलता ही रहा कि एजुकेशन कहाँ होनी चाहिए, 1 लाख रुपया किस पे खर्च होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये विवाद इतना बढ़ चुका था कि 1835 तक इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर 1835 में जाके मेकाले मिनट पारित हुआ और तब एजुकेशन की एक नई पॉलिसी डिक्लेयर हुई। तो आज के कंसेप्ट में हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले कंसेप्ट में हम 1835 की मेकाले मिनट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।